बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कल एक रिजल्ट जारी हुआ, इससे पहले छत्तीसगढ़ के नतीजे जारी हुए, फिर सीबीएसई के तमाम तरह के नतीजे जारी होते हैं और उसके बाद एक चीज कॉमन है जो अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती है, वो ये कि छात्र हिम्मत हार रहे हैं। कल के रिजल्ट की बात कर ली जाए, 12वीं का रिजल्ट 55% रहा। जाहिर तौर पर तकरीबन 50 सालों में इस तरह का रिजल्ट परसेंटेज कभी नहीं आया। 10वीं का बहुत बेहतर 63.29%। कुछ छात्र टॉप में आए, प्रथम श्रेणी में, कुछ सेकंड में आए, कुछ का रिजल्ट उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन वो निराश हो रहे हैं। क्यों निराश हो रहे हैं, क्या आपको पता है? अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ ग्राफिक्स आप देखिए, इन्हें आप जानते हैं और बखूबी जानते हैं। ये देखिए, अमिताभ बच्चन, ऑल इंडिया रेडियो ने आवाज को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आज इनसे बेहतर आवाज किसी की नहीं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का जुनून, पढ़ाई में मन नहीं लगा, 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्कूली पढ़ाई में फेल और देश के गौरव बने, नोबेल मिला। बिल गेट्स, सबसे अमीर आदमी का खिताब जिनके पास रहा, खारिज कर दिया गया। इन सबको खारिज कर दिया गया कभी ना कभी। एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, उन्होंने तो नाकामयाबी के इतने रिकॉर्ड बनाए कि उनके दोस्त यार हंसने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, कमजोर कहा करते थे दोस्त उनके, ये कभी पढ़ नहीं पाएगा, माता पिता ने भरोसा छोड़ दिया। वो ऐसे छात्र थे जिन्हें सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता था, बावजूद इसके। क्या आप उन्हें नहीं जानते? स्पिलबर्ग, जुरासिक पार्क बनाने वाले, एक यूनिवर्सिटी में गए, भगा दिए गए। फिर यूनिवर्सिटी में गए कि मुझे फिल्म की पढ़ाई करनी, भगा दिए गए। फिर गए, फिर भगा दिए गए, और बाद में 35 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी नाकामयाबी, जिनकी परसेंटाइल नाकामयाबी कोई मायने नहीं रखती। तो नतीजे जिस तरह के आए हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो परसेंटेज के सिस्टम में फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे भी जो मैकाले के शिकार हो जाते हैं। लेकिन दुनिया बदलने वालों की अगर आप फहरिस्त उठाकर देखेंगे, स्कूली शिक्षा, एजुकेशन, वो इसके भरोसे कभी नहीं रहे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ भी करवा देते हैं। माया वोहरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम वोहरा का बहुत बहुत स्वागत। आप काउंसलर हैं और इस तरह के मामले, हार से जुड़े मामले, हार नहीं कहना चाहिए, ये शब्द ही गलत है। हारता कोई नहीं है, दरअसल जीतने के लिए गुंजाइश आदमी खत्म कर देता है। मैम, सबसे पहले, हर बार रिजल्ट के बाद हमें इस टॉपिक पर डिस्कशन क्यों करना पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं माना जाता सबके द्वारा, चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट हो, सरकारें हो, सिस्टम हो? मैम, जी ललित, ये आपका सवाल बहुत लाजमी है और हर समय रिजल्ट के बाद में बहुत बहुत पैथेटिक हमको सिनेरियो देखने को मिलता है। इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो मुख्य कारण ये है कि हम लोगों ने बच्चे को नंबरों के मकड़जाल में जड़ दिया है। ठीक है, हम योग्यता को, बच्चे की योग्यता को नंबर से आंकते हैं, जबकि ये कहीं भी उपयुक्त नहीं है, किसी भी ढंग से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी की भी काबिलियत जो है वो अंकों से नहीं मापी जा सकती है। पर चूंकि माता पिता द्वारा कंटिन्यूअस ये हैमरिंग होती है कि नंबर नहीं तो जिंदगी नहीं, नंबर नहीं तो जिंदगी नहीं, और जब ये बात उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है कि बस अब नंबर कम आए तो अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, और उसके बाद जैसे ही नंबर कम आ जाते हैं तुरंत बच्चे, फिर उनको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। जबकि जिंदगी जो है वो नंबरों के एक कागज के टुकड़े तक सीमित नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है, शिक्षकों को भी और अभिभावकों को भी।
तो किस तरह से दरअसल हम रन मशीन जैसा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करने लगते हैं। एक बात और है मैम, हालांकि इस बार ऐसा हुआ है, मेरा ख्याल है सीबीएसई बोर्ड ने जो नतीजे जारी किए उसमें परसेंटेज जैसी चीजें या उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की, ये हमारे कॉमन सिस्टम में क्यों नहीं है कि हम कभी इन सब पर भी सोचें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखा है मैंने, ज्यादातर आपने भी गौर किया होगा, जाहिर तौर पर ज्यादा आप गौर करती हैं, जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं वो 90s में स्कोर करने के बाद अपना चेहरा लटकाए हुए होते हैं। मैम प्लीज। जी 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 बिल्कुल सही बोला। अभी अभी जस्ट आपके इस एपिसोड के पहले मैं बात कर रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा 95.6% नंबर आए हैं। उनका जो रोष था वो ये था कि 99.9 क्यों नहीं आए। तो ये जो प्रतिशत के जो पॉइंट्स में आ गए हैं अब हम, ठीक है, और ये जो आंकलन जो हो रहा है ये माता पिता के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और अगर ये परसेंटाइल सिस्टम जो अभी अडॉप्ट किया है ये अगर हम कंटिन्यूअस करें और साथ में हमारी जो मानसिकता है ये मानसिकता नंबरों से मुक्त हो, नंबरों के मकड़जाल से जब निकलेगी तब हम बच्चे की एक्चुअल जो पोटेंशियल है, बच्चे की जो एक्चुअल काबिलियत है, उसके अनुरूप हम बच्चे को फ्लरिश करने को मौका दे पाएंगे। जी जी, थोड़ा सा जो नई शिक्षा नीति है उससे लेकर भी क्या हम उसमें कोई उम्मीद देखें या उसका कॉन्सेप्ट तो यही था, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और खास मेहमान रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जब भी मानव मन की उलझनों का जिक्र होता है हम अक्सर उनसे चर्चा करते हैं, विस्तार से उनसे चीजों को समझते हैं। मैम एक बार फिर वही मसला कि बच्चे हमारे रन मशीन हैं, कोई रन में 1%, 2%, 0.0111 से पीछे रह गया, अवसाद की खबरें, वही सब तमाम चीजें फिर दोहराई जा रही हैं। लेकिन अब नहीं लगता रूमा मैम के इससे आगे जाने का दौर शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ना चाहिए। जी प्लीज। जी बिल्कुल, अभी जो शिक्षा की पद्धति है वो बहुत हद तक जो है ग्रेड्स और नंबरों पे आधारित है, और इंसान की काबिलियत, बच्चों की काबिलियत को उस परीक्षा के 3 घंटे में कैसा उसने परफॉर्म किया उस पे आधारित है। हालांकि वर्ल्ड ओवर ही ये सिस्टम है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि विद्यार्थियों के दिमाग में अभिभावक का बहुत बड़ा रोल होता है कि अभिभावक किस तरह से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करके उन्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा करना सिखाएं, और ये समझाएं कि शिक्षा जो है एक जरिया है जिंदगी को बेहतर जीने के लिए। शिक्षा एक जरिया है कि आप आगे चल के अपनी शिक्षा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, मतलब नौकरी तो कर ही सकते हो, लेकिन एक सफल जिंदगी जी सकते हो। लेकिन ये जो एक होड़ सी बन गई है कि नंबर ही इतने आने हैं और तभी जो है आपको अच्छा समझा जाएगा या कुछ, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के दिलो दिमाग पर इससे तनाव उत्पन्न होता है, और ये तनाव अक्सर घर के अंदर से शुरू होता है। तो मैं यही चाहती हूँ एक मनोचिकित्सक होने के नाते, और मैं इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी की चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ मेंटल हेल्थ कमिटी की हेड भी हूँ, तो किशोरावस्था मानसिक स्वास्थ्य की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अभिभावकों से, टीचर्स से, इन जनरल लोगों से कि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है, और अच्छा है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। नंबर तो वो अर्जित कर ही लेगा जिसने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा से परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, परीक्षा के प्रश्नों में किस तरह से जवाब देना है, सिर्फ उस पे मतलब उसको आधार मान लेते हैं। हाँ। और ये बच्चे अगर नंबर ज्यादा पा भी जाते हैं, लेकिन जिंदगी में उनको कैसा उनका सोशल बिहेवियर होना चाहिए, उनका इंटरपर्सनल जो रिएक्शन होना चाहिए, उनका जो है एक समाज में किस तरह से संतुलन बना के एक बेहतर समाज के निर्माण का हम तभी सपना देख सकते हैं जब हम बेहतर जिंदगियां बनाएं। अगर बच्चों को हम हतोत्साहित करेंगे तो वो बच्चे मतलब या तो नाकाम हो जाएंगे। मैम फोकस उन्हें इंसान बनाने पर होना चाहिए,
फोकस ज्यादा दिया जा रहा है उन्हें नोट मशीन बनाने पे। किस तरह के मामले और आए हैं। एक और पहलू है मैम, उस पर भी आज चर्चा होनी चाहिए। चूंकि बाजारवाद है, कॉरपोरेटिज्म है, हर कोचिंग संस्थान अपने पोस्टर को ऊंचा रखना चाहता है और उस पोस्टर में वो फोटो चस्पा कर देता है। यह भी क्रूएल कंपटीशन को जन्म देता है मैम। जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है। एजुकेशन एक बेहतर जिंदगी को जन्म देने के जरिया ना रह के ये बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गया है और कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अपनाते चले जा रहे हैं और हमारी जो खुद की दशकों सेंचुरीज पुरानी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, एक पूरे इंसान की मतलब गठन होती थी, उसकी मानसिकता पे काम किया जाता था, वो समाज में अपने वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य बना के चल सके, बड़ों का कैसे आदर करे, वो अपने आसपास के जीव जंतुओं के साथ कैसे रहे, नेचर के साथ कैसे रहे, अपनी जो सोच विचार है उसमें वो कैसे अग्रसर हो, वो सब कहीं पीछे छूट गया है मैं समझती हूँ। और बहुत ज़्यादा एक वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम पे हम अंधे होके दौड़ रहे हैं। लेकिन पर क्योंकि अब ये सच्चाई है तो वही सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभिभावकों का सबसे बड़ा रोल समझती हूँ कि जो अभिभावक अपने बच्चों को जिस तरह से वो मोटिवेट कर सके, प्रोत्साहित कर सके, उन्हें एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा इंसान बनाने में उनका जो योगदान होता है वो कहीं ना कहीं अभिभावक और पेरेंट्स पे इसमें जो है अच्छा नहीं कर पा रहे, उनके अंक कम हो जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे जो है जिंदगी से हताश निराश होके कई बार जिंदगी खत्म करने की भी सोच लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, एक मेरा और सवाल आपसे रहेगा, बस मैं आ रहा हूँ। दरअसल माया मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और घर की चूंकि माया मैम बार बार बात आ रही है तो ऐसा लगता है कि अब ये कल्चर बदलना होगा या बंद करना होगा कि बोर्ड का एग्जाम होता है, ऐसा लगता है पूरी फैमिली वो एग्जाम दे रही है। मम्मी एग्जाम दे रहे हैं 10वीं का, पापा 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, बहनें अगर घर में वो एग्जाम दे रही हैं, घर का टीवी एग्जाम दे रहा है, घर की साइकिल एग्जाम दे रही है। ये सोच बदलने की जरूरत है। माया मैम। जी बिल्कुल सही कहा आपने ललित, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ये परीक्षा को बहुत बड़ा हवा बना देते हैं, वैसे भी पहले के जमाने में सिर्फ बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे तब, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम दे लेते थे, पता भी नहीं चलता था कब आ जाते थे। पर अभी हर हफ्ते एग्जाम हो रहे हैं बच्चे के। वो बच्चा जो कभी कभी एग्जाम देने होते हैं, तिमाही, चौमाही, 6 माही एग्जाम देने होते हैं, वो अब बच्चा हर हफ्ते हर महीने परीक्षा के उस तनाव से गुजर रहा है, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम को तो बहुत बहुत बड़ा हवा बना दिया जाता है। उस समय आमूल चूल सब एग्जाम तो दे रहे होते हैं लेकिन जिंदगी पूरी मेरे ख्याल से वो इर्द गिर्द एग्जाम के घूमती है, सारे काम बंद हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है जी। और वो मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है बच्चे के ऊपर कि अगर एक पेपर भी उसका बिगड़ जाता है जी। तो आपने ये भी बहुत बार देखा होगा कि पेपर बिगड़ने के बाद में भी बच्चे सीधे घर पहुंचने की हिमाकत नहीं करते हैं जी। ये बहुत स्थिति को हमको समझना होगा कि पढ़ाई जो है सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए हमको बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि आप सिर्फ नॉलेज गेन करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिकली चली आएगी। लेकिन हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और इसीलिए ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये निर्मित हो रही है हमारे आसपास। जी जी जी। जिस दौर का जिक्र बार बार आ रहा है, हालांकि अब तो चूंकि बच्चों को मारा नहीं जा सकता, पर पुरातन काल की मैं बात कर रहा हूं, उतनी भी पुरातन नहीं है, 80 के दशक की मैं बात कर रहा हूं, जब लड़कों के कान ज्यादा उमेठे जाने लगते थे, पीठ पर ज्यादा धाप दी जाने लगती थी, तब ऐसा लगता था कि हाँ अभी एग्जाम है। 1 महीना बैक बेंचर्स जो हुआ करते थे वो कैसे काटते थे ये मैं कभी और आपको बताऊंगा। खैर रूमा मैम, इसका एक और पहलू है। एक पहलू तो ये कि अभिभावक को समझना चाहिए और दूसरा पहलू ये कि बच्चों का मन बहुत कमजोर है, बहुत कोमल है। एक उम्मीदों का बोझ उस पर लदा हुआ है, परसेंटाइल का बोझ लदा हुआ है, बैक का बोझ है सो है ही, लेकिन उसके मन को मजबूत करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं है, वो कोशिश भी खलती है। ये दूसरा पहलू है। जी प्लीज।
जी, मैं ये समझती हूँ कि जो ये डेवलपिंग ईयर्स होते हैं बच्चों के, जो हम मतलब 16-18 साल तक के मानते हैं, जब मस्तिष्क का विकास लगभग हो चुका होता है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, तो इस समय मैं ये समझती हूँ मनोचिकित्सक होने के नाते, क्योंकि आज हम, अगर मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात करती हूँ, अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे था। इंडिया जो है डिप्रेशन कैपिटल बनता जा रहा है, सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है विश्व में। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो हम समझते हैं, और ये सालों के एक्सपीरियंस और एविडेंस से पता चलता है कि डेवलपिंग ईयर्स में जो मानसिक तनाव होते हैं या उस समय जो ट्रॉमा दिमागी रूप से इमोशनली पहुंचती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आगे के जीवन की पर्सनालिटी पे। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के साथ ये बात ज़रूर लोगों तक पहुँचे कि सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, ठीक है, हर एक के लिए सक्सेस का मायने भी अलग है और होना भी चाहिए। पैसा कमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं जी जा सकेगी। लेकिन हर इंसान की, हर बच्चे की, हर एडोलेसेंट की काबिलियत अलग है, उसके अंदर हुनर अलग है। उस हुनर को पहचानने जानने की क्षमता सबसे पहले तो माँ बाप को होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को प्रोत्साहित कर सके कि वो बच्चा अपने किस दिशा में अग्रसर होना चाहता है। क्योंकि मेरे पास लगातार बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई कहता है मुझे इंजीनियरिंग में तो जबरदस्ती भेज दिया गया था, मुझे नहीं करनी थी। कोई कहता है कि मैं तो मेडिकल, क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल में उन्हें नहीं पता था तो उन्हें बायो दिला दिया गया, अब बायो दिला दिया गया तो नीट एग्जाम देनी है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो रहे हैं। हमें कंप्लीट इंडिविजुअल बनने के लिए सबसे पहले तो एक हेल्दी मेंटल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अपनी हुनर को पहचानना, काबिलियत को पहचानने में हमें माता पिता के योगदान की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया जो है ना हर चीज़ से बनी हुई है, तो हम जब तक अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपने आसपास के जीव जंतु, अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, हमारे नंबर चाहे 100% क्यों ना आए, हम जिंदगी 100% नहीं जी पाएंगे। जी तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो ये ना डाल रहे हैं कि मेरे फलाने उनके इतने परसेंटेज बने। कुछ लोग इस बार डाल रहे थे फोटो ब्लर करके। खैर मैम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि एक नई पॉलिसी का जैसे मैंने जिक्र किया था, क्या हम उसे किसी उम्मीद से देखें या उसमें भी तब्दीली की जरूरत है? बहुत शॉर्ट में मैम प्लीज। हाँ, अभी जब वो इम्प्लीमेंट हो रही है उसके बाद हम तब्दीली के ऊपर बाद में बात करेंगे, पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। हाँ। और काफी बदलाव की उम्मीद से देख रहे हैं हम इसको। जी चलिए। और अभी जो शिक्षा पद्धति हमारी है वो बहुत रट्टाफिकेशन पे और वन वे पर है। जी इसके लिए मैकाले साहब को हम धन्यवाद देते रहेंगे, बाद में उन्हें कोसते भी रहेंगे, सवाल भी उठाते रहेंगे। तब्दीली दरअसल नाम है, तब्दीली होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया। और जिन बच्चों ने इसे देखा और जो बच्चे ग्राफिक्स देख रहे थे, देख लीजिए, कामयाबी में कभी परसेंटाइल दरअसल काम किया नहीं है। आप अपनी जिंदगी को 100% कामयाबी खुद आपके पीछे आ जाएगी। तो ना हो निराश, अभी बाकी है आस।